नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम चिट्ठी का सफर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। अर्थात इस पाठ में कौन कौन सी मुख्य बातें आई हैं उसके बारे में जानेंगे। चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने पर आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि चिट्ठी को सही जगह और सही समय पर पहुंचाने के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। चिट्ठी को सही जगह और सही समय पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान आपको पता होगा, पता चलेगा। पिन कोड के महत्व की जानकारी होगी। पिन कोड के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी कि पिन कोड कब शुरुआत हुई थी पिन कोड की, और पिन कोड लिखना क्यों आवश्यक है। पुराने समय और आज के समय के संदेश भेजने के तरीकों में अंतर ज्ञात होगा। आपको पता चलेगा कि पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे और आज के समय में संदेश कैसे भेजे जाते हैं। कबूतरों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यह लेख हमें यह बताता है, चिट्ठी का सफर पाठ एक लेख है। यह लेख हमें यह बताता है कि पत्र अपने सही पते और समय पर पहुंचे। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। अगर किसी दूर दराज के गांव से किसी दूर दराज के गांव में चिट्ठी भेजी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, और अगर किसी बड़े शहर से बड़े शहर में भेजी जाएगी तो वो कम समय लेगी। तो चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है यह बताती है कि वह कितने समय में पहुंचेगी। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। आपको संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है ये भी बताता है कि चिट्ठी कितने समय में पहुंचेगी। अगर आपको जल्दी है तो आप स्पीड पोस्ट करोगे, अगर आपको जल्दी है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे, और अगर आपको आराम से चिट्ठी को पहुंचाना है तो आप जनरल पोस्ट से भेजोगे, सामान्य पोस्ट से भेजोगे। तीसरी बात, पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं। अगर आपने पूरा और ठीक पता नहीं लिखा है तो चिट्ठी सही पते पर नहीं पहुंच पाएगी, और अगर आपने पूरा और ठीक पता लिखा है तो चिट्ठी सही पते पर पहुंच जाएगी। चौथी बात, उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं। अगर आपने डाक टिकट लगाया है इसका मतलब उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए जो शुल्क है वो आपने अदा कर दिया है। पर अगर आपने डाक टिकट नहीं लगाया है इसका मतलब उस चिट्ठी को पहुंचाने का शुल्क आपने नहीं दिया है, तो वो चिट्ठी सही पते पर सही समय पर नहीं पहुंचेगी। तो कौन कौन सी बातें हैं जो बताती हैं कि चिट्ठी सही पते और समय पर पहुंचेगी कि नहीं। पहली बात, चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश को पहुंचाने की कितनी जल्दी है, पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, और उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं। अब पूरा और ठीक पता कैसे लिखते हैं ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं। पूरा और सही पता कैसे लिखते हैं। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। मतलब पहले सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, उसके बाद बड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। घर का नंबर, सबसे पहले हम लिखते हैं घर का नंबर। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आप पहले अपने फ्लैट का नंबर लिखेंगे, उस सोसाइटी का नाम लिखेंगे। अगर आपका अलग से अपना घर है तो उस घर का नंबर लिखेंगे। फिर वो घर या वो फ्लैट या वो सोसाइटी किस गली या मोहल्ले में है उसका नाम लिखेंगे आप। फिर आप लिखेंगे वो गली या मोहल्ला गांव के, उस गांव के, उस कस्बे के, उस शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम आप लिखेंगे। फिर वो गांव या कस्बा या शहर उसका नाम आप लिखेंगे। फिर राज्य का नाम लिखेंगे और सबसे अंत में लिखेंगे आप पिन कोड। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखा गया है जिसको ये पत्र भेजना है, उस व्यक्ति के कार्यालय का नाम उसके बाद दिया गया है, उसके बाद वह कार्यालय किस मार्ग पर है उसका नाम दिया गया है, और वो मार्ग किस राज्य में है उसका नाम दिया गया है, और अंत में पिन कोड दिया गया है।
पिन कोड की जरूरत क्या है? हमारे देश में अनेक कस्बे, गांव, शहर ऐसे हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। जैसे एक औरंगाबाद बिहार में है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो अगर आप सिर्फ औरंगाबाद लिखते हैं तो डाक कर्मचारियों को पता नहीं चलेगा कि वो महाराष्ट्र में जाना है या बिहार में जाना है। बिहार में एक मुजफ्फरपुर है, उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर है। तो ये भी डाक कर्मचारियों को पता नहीं चलेगा आसानी से। पते के बाद पिन कोड लिखने से डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं। पिन कोड लिखने से डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिल जाती है। आज भी जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो सबसे पहले आपसे पिन कोड पूछते हैं और फिर वो बताते हैं कि उस पिन कोड पर वो सामान भेजेंगे या नहीं। देखिए, पत्र में पते के बाद पिन कोड अंत में लिखा जाता है और इस पिन कोड को देखकर डाक छांटने वाले कर्मचारी पत्रों को छांटते हैं। पिन कोड क्या होता है? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। PIN, पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक स्थानीय अर्थ है। यहाँ पर देखिए 560011, 6 अंकों का पिन कोड है। यहाँ पे पहला अंक बताता है कि यह भारत के किस क्षेत्र में पत्र को जाना है। दूसरा अंक बताता है कि उस क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में, किस राज्य में उस पत्र को जाना है। तीसरा अंक बताता है कि उस राज्य के किस जिले में उस पत्र को जाना है। और जो अंत के 3 अंक होते हैं वो उस डाक घर के कोड होते हैं जिस डाकघर से उस पत्र को वितरित किया जाना है। भारत को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर पहला अंक 1 या 2 है, इसका मतलब उस पत्र को उत्तरी क्षेत्र में जाना है। अगर पहला अंक 3 या 4 है तो इसका मतलब उस पत्र को पश्चिमी क्षेत्र में जाना है। अगर पहला अंक 5 या 6 है तो उस पत्र को दक्षिणी क्षेत्र में जाना है। और अगर पहला अंक 7 या 8 है तो इसका मतलब उस पत्र को पूर्वी क्षेत्र में जाना है। और अगर पहला अंक 9 है तो इसका मतलब उस पत्र को सेना के किसी विभाग में जाना है। यहाँ पर पहला अंक 5 है, इसका मतलब पत्र को दक्षिणी क्षेत्र में जाना है। कुछ और उदाहरणों से हम इसको समझ लेते हैं। आपकी किताब में जो पत्र दिया गया है उसमें पिन कोड है 110016 और आपके विद्यालय का पिन कोड है 411032। ये दोनों ही 6 अंकों के हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 110016, 411032। अब यहाँ पर पहला अंक है 1, मतलब इस पत्र को उत्तरी क्षेत्र में जाना है। उत्तरी क्षेत्र के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस पत्र को जाना है। यहाँ पर पहला अंक है 4, इसका मतलब इस पत्र को पश्चिमी क्षेत्र में जाना है और पश्चिमी क्षेत्र के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य में उस पत्र को जाना है। अब दूसरा अंक है 1 मतलब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से दिल्ली में इस पत्र को जाना है। यहाँ पर दूसरा अंक है 1 मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में से महाराष्ट्र में इस पत्र को जाना है। तीसरा अंक है 0 मतलब दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके उप क्षेत्र दिल्ली में इस पत्र को जाना है। और यहाँ पर तीसरा अंक है 1, तो महाराष्ट्र के पुणे जिला में इस पत्र को जाना है। और अंतिम है 016, अंतिम के 3 अंक, ये उस डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाएगी। यहाँ पर 032 उस डाकघर का कोड है जहां पर से डाक बांटी जाएगी।
तो अगर किसी पत्र पर लिखा है 411032, तो सबसे पहले तो वो 4 के हिसाब से पश्चिमी क्षेत्र में उस पत्र को छांटेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में फिर महाराष्ट्र में बांटेंगे। महाराष्ट्र में से जिला पुणे, और अंतिम के 3 अंक बता रहे हैं कि किस डाकघर का यह कोड है जहां से डाक बांटी जाएगी। जब उस डाकघर में यह पत्र पहुंच जाएगा तो आसानी से वो पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। पुराने समय में संदेश भेजने के साधन। बहुत पुराने समय में कबूतरों के साथ संदेश भेजे जाते थे। आपने वो गाना भी सुना होगा, जा 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 कबूतर जा जा जा। यहाँ पे देखिए कबूतर के गले में पत्र लटकाया गया है। यहाँ पे कबूतर पत्र लेकर उड़ रहा है। कुछ इंसान भी पैदल चलकर आम इंसानों तक चिट्ठी पत्र पहुंचाने का काम करते थे। जब संचार के साधन बहुत सीमित थे, इन्हें हरकारे कहा जाता था। तो हरकारे जो थे वो पैदल चलकर आम इंसानों तक चिट्ठी पत्री पहुंचाया करते थे पहले। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। आपने सीरियल में, फिल्मों में देखा होगा कि राजा महाराजा कैसे अपने पत्र घुड़सवारों के माध्यम से दूसरे राजा महाराजाओं तक भेजते थे। तो राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। हरकारों को डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि हरकारे बहुत दूर का सफर तय करते थे और उस सफर में बहुत सारे जंगल, बहुत सारे इलाके आते थे जहाँ पे डाकू, लुटेरों, जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर उनको हमेशा बना रहता था। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। ऐसी आज भी कई जगह हैं जहां पर सवारी का जाना संभव नहीं है, वहां पर पैदल चलकर ही डाक पहुंचाया जाता है। आज भी वहां पे हरकारे ही डाक पहुंचाते हैं। आजकल संदेश भेजने के साधन। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और भी कई साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आजकल डाक बहुत जल्दी पहुंचता है क्योंकि हम हवाई जहाज, पानी का जहाज, रेल, ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं संदेश भेजने के लिए। डाक विभाग भी पत्र भी भेजता है, मनी ऑर्डर भी भेज रहा है, मनी ऑर्डर भी पहुंचाता है। इसके साथ साथ ईमेल भी पहुंचाता है, बधाई कार्ड भी पहुंचाता है, ईमेल भी भेजता है डाक विभाग। जिनको नहीं आता है भेजने, वो डाक विभाग के पास जाकर ईमेल भिजवाते हैं। तो डाक विभाग भी कई तरह की चीजें आजकल लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतर द्वारा भेजे जाने वाले संदेश। अब आपको यह जानने की बहुत इच्छा होगी कि कबूतर द्वारा कैसे संदेश भेजे जाते थे। तो प्रत्येक कबूतर को हम संदेश भेजने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। कबूतरों में गिरहबाज और हुमर, ये 2 प्रजाति है, ये 2 इनकी जाति है जिसको हम प्रशिक्षित करके, सिखा के डाक संदेश भेजने के काम में ला सकते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों, दुर्गम इलाका मतलब ऐसे इलाके जहां पर जाना संभव नहीं है, ऐसे दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने का काम करती है उड़ीसा पुलिस हुमर कबूतरों द्वारा। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल तक रहता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब अपनी आधी जिंदगी वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। एक दिन में 1000 किलोमीटर दूर तक यह कबूतर जो है वो संदेश पहुंचा सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। अगर बहुत दूर भेजना है किसी संदेश को, बहुत महत्वपूर्ण भेजना है संदेश को, तो 2 कबूतरों को वो संदेश देके भेजा जाता है कि यदि एक कबूतर को बाज हमला कर दे, उसको घायल कर दे, तो दूसरा कबूतर कम से कम उस संदेश को पहुंचा दे। दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाने वाले एक कबूतर की कहानी ग्रे नेक नाम की किताब में नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक किताब छापी है जिसका नाम है ग्रे नेक, और इस ग्रे नेक में एक कबूतर की कहानी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाया था।
एक और जानकारी आपको दे देती हूँ कि डाक टिकट संग्रह के विज्ञान को हम फिलेटली कहते हैं। डाक टिकट संग्रह, डाक का भी एक विज्ञान होता है जिसको हम फिलेटली कहते हैं। तो ये थी इस पाठ की महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।